बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा है कि सीमांचल में ही सबसे ज्यादा अररिया और किशनगंज में जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। उसके लिए क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। ये लोग देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हमारा पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, संपूर्ण महागठबंधन नफरत को खदेड़ने में लगे हैं, मोहब्बत को लाने में लगे हुए हैं। वो लोग अलबल कुछ से कुछ बोलेंगे। हो सकता है इस सीमांचल के इलाके में हमारे समाज को भड़काने के लिए कुछ खरीद बिक्री करेंगे, किसी से बलवा कराने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से हम लोग सतर्क हैं। आपके माध्यम से समाज को कहना चाहता हूं कि ये नफरत फैलाने वालों से होशियार रहिए, मोहब्बत का हाथ बढ़ाइए, वही देश का तकदीर बनाएगा। नफरत देश को मिटाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। बिहार के शिक्षा मंत्री अररिया जिला प्रभारी अररिया दौरे पर जिले के कई जगहों पर दौरा किया। इसी क्रम में जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम के आवास पर मंत्री की एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। जिला परिषद अध्यक्ष के विशेष निमंत्रण पर शिक्षा मंत्री व अररिया प्रभारी मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रात को जीप अध्यक्ष के घर पहुंचे। पत्रकारों द्वारा शिक्षा के हस्तांतरण के मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है और मेरे सामने अभी फिलहाल संचिका नहीं आया है। जब आएगी तो निश्चित तौर पर मैं देखूंगा। वहीं मौके पर मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने कहा कि मंत्री जी से हमारी शिष्टाचार मुलाकात है और हमने उनको अररिया जिले से संबंधित कई समस्याओं से अवगत कराया है। अंचल व मोटेशन में हो रही जनता की आर्थिक दोहन को भी हमने उनके समक्ष रखा है। उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रभारी मंत्री आज अररिया पहुंचे और आपके आवास पे आए, किस तरह की बात हुई और अररिया को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, ये पहली बार चूँकि इनका मंत्री पद पर आसीन होने के बाद पहली बार आगमन हुआ था और एक तरह से हमारे निवास पर वो आए और हम लोगों ने उनकी स्वागत की है। लेकिन शिष्टाचार एक मुलाकात थी हम लोगों की और चूँकि प्रभारी मंत्री भी हैं, उसके तहत हम लोगों का दायित्व है कि उनका स्वागत करें और कई विषयों पर उन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। तो अन्य ब्लॉक में हैं तो उस दिशा पर भी उनकी पॉजिटिव सोच थी, लेकिन अब तो वो रहे नहीं और 7वां चरण की बाली नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि 7वें चरण के बाद निश्चित रूप से माननीय मंत्री जो हैं हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी इस पर बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसका निराकरण भी होगा। हस्तांतरण को लेकर पिछले कई सालों से बात चल रही है। कई महिला शिक्षिका ऐसा है जो परिवार और नौकरी किसी एक को चुनने को मजबूर हो रही है क्योंकि उनका जो ज्वाइनिंग हुआ वो मायके में हुआ, ससुराल नहीं जा पा रही। ऐसे में हस्तांतरण की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी? नहीं, ये जो मामला बता रहे हैं सच में जाहिर सी बात है कि इस तरह के संकट आ रहे हैं। ये सूचना हमको जब से मंत्रिमंडल में आए हैं तब से प्रमुखता से आ रही मेरे सामने और सरकार स्थानांतरण नीति पर काम कर रही है। वो आपको पता चल जाएगा और ये भी जान लीजिए कि संपूर्ण रूप से स्थानांतरण नीति पर सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रही है और उसमें महिला भी है। महिला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कमिटमेंट भी है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महिला के साथ साथ सभी शिक्षकों को जो स्थानांतरण चाहते हैं वो शामिल हो जाए कानून में और इस पर हम विभाग के लोगों से बात भी किए हैं। अभी उसका फाइनल स्वरूप, अंतिम स्वरूप नहीं आया है, मेरे सामने ही आएगा। संचिका मेरे सामने से गुजरेगी ना, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये जायज़ मांग है शिक्षक का और उसमें इस जायज़ मांग में निश्चित रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि पोर्टल बनाया जा रहा है, उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो क्या उम्मीद करें शिक्षिका के 1 साल के अंदर उनकी ये स्थानांतरण संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था जो पोर्टल का होता है, जो डिजिटल आप एक आइडिया होता है और डिजिटली कैसे होगा, पारदर्शी कैसे रहेगा, इस सब पर विभाग काम करती है। मैं निचोड़ ये कहता हूँ कि इन लोगों के पक्ष में स्थानांतरण नीति बनने के लिए सरकार काम कर रही है। और शैक्षणिक कार्य के अलावा दूसरे कामों में लगाया था, जनगणना में, शिक्षा के अलावा। ऐसे में आप हमेशा कह रहे हैं जब से आप मंत्री बने हैं कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, तो जब शिक्षक स्कूल में नहीं रहेंगे, अन्य कार्य करेंगे, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात नहीं। जाहिर सी बात है, आपने ये सवाल किया है और इसमें समस्या आती है, लेकिन यह एक बहाना भी है। कोई एक
मान लीजिए 5 शिक्षक हैं, एक शिक्षक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी 2 शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं। शिक्षकों की कमी सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही है और शिक्षा विभाग व्यापक एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रही है। सरकार जो है 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग ही कम से कम 35% सीट को भरेगा। ये कमी दूर होगी। मेरा ये कहना है कि ठीक है, हमारे पास और एजेंसी उपलब्ध होगा, जो काम आवश्यक होंगे उसको दिए जाएंगे। हमारा लगातार जब से हम इस मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में आए हैं, हम गुरुजनों से, शिक्षकों से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि जो शिक्षक उपलब्ध हैं आप, वो कम से कम बच्चों के साथ क्लास लगाइए। आप ठीक है 5 शिक्षक से काम ना चलेगा, आपको 10 की आवश्यकता है, लेकिन 5 और के बहाने क्लासेज ना लगे तो गुनाह है ना, ये तो अपराध है ना। इसलिए मैं लगातार अपने गुरुजनों से, जो भारत के भविष्य के निर्माता हैं, उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के सहयोग से हमारे आज के बच्चे, उनका भाग अच्छा होगा। तो इस मामले में जो उत्तरदायित्व होना चाहिए शिक्षकों का, वो उत्तरदायित्व का बोध स्वयं में हो। और कोई एक शिक्षा मंत्री कभी न चाहेगा कि हम ऐसे शिक्षकों पर मजबूरी में किसी प्रकार की कार्रवाई करें। हर महीना सैलरी नहीं मिलता, दूसरी ओर सरकार कहती है कि केंद्र सरकार से आवंटन नहीं है, जिस वजह से सैलरी सरकार कहती है कि अभी जो 94 अरब 40 लाख रुपया सरकार अपने बजट में से दी है, राज्य कोष से 40% जो देना था केंद्र सरकार को अभी तक नहीं दी है। तो पहले ही हम कहे, ये जो मोदी जी हैं बैठे हुए वहाँ देश बेचने में लगे हुए हैं, 11 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों के NPA कर दिए, और किसानों के कर्जे माफ़ नहीं होंगे, गरीबों के कर्जे माफ़ नहीं होंगे। तो ये देश लूटने में लोग लगा हुआ है। नमक से कफन तक टैक्स लगा दिया भाई साहब। अब क्या क्या सवाल कर रहे हैं बताइए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा है कि सीमांचल में ही सबसे ज्यादा, अररिया और किशनगंज में जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। कुछ नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। ये लोग देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हमारा पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, संपूर्ण महागठबंधन नफरत को खदेड़ने में लगे हैं, मोहब्बत को लाने में लगे हुए हैं। वो लोग अलबल कुछ से कुछ बोलेंगे। हो सकता है इस सीमांचल के इलाके में हमारे समाज को भड़काने के लिए कुछ खरीद बिक्री करेंगे, किसी से बलवा कराने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से हम लोग सतर्क हैं। आपके माध्यम से समाज को कहना चाहता हूं कि ये नफरत फैलाने वालों से होशियार रहिए, मोहब्बत का हाथ बढ़ाइए, वही देश का तकदीर बनाएगा, नफरत देश को मिटाएगा। 24 सितंबर को अमित शाह का दौरा है, ऐसे यहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का घोषणा करने वाले हैं आज, उस पर क्या कहेंगे? क्या बोले? लोग यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में कि अमित शाह के दौरे से केंद्र शासित प्रदेश के लिए घोषणा क्या यह फेडरल स्टेट है कि क्या है? जो भारत सरकार चाहेगी, मजबूरी है, बिहार सरकार नहीं मानेगी उसकी किसी बात को। हम उसकी शिक्षा नीति को नहीं मानने वाले हैं, जो नफरत फैलाने वाली शिक्षा नीति आ रही है ना। मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री के रूप में भी कह रहा हूँ और जिम्मेवारी पूर्वक सरकार की तरफ से भी कह रहा हूँ। वो लोग नफरत फैलाने का कोशिश करेंगे। मैं समाज से अपील करता हूँ कि मोहब्बत का पैगाम बढ़े, नफरत भागे, इस पर काम करना चाहिए, समाज को सतर्क रहना चाहिए। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहाँ आपको मिलेगा नए नए डिज़ाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में, गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।